नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से विस्फोटक होते जा रहे हैं और अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी है एक बेहद अहम डील पर। ईरान और अमेरिका के बीच 45 दिन के सीज फायर की बातचीत अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अगर अगले 48 घंटे में यह समझौता नहीं होता तो हालात किसी बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ बड़े हमलों की पूरी तैयारी कर ली है। इन हमलों का निशाना ईरान के ऊर्जा ठिकाने, तेल रिफाइनरी और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं। प्रस्तावित समझौते के तहत पहले चरण में 45 दिनों का सीजफायर लागू किया जाएगा। इस दौरान दोनों पक्ष स्थायी रूप से शांति समझौते के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन असली चुनौती यही है, क्या दोनों पक्ष इतने बड़े समझौते पर सहमत हो पाएंगे। अब इस हाई वोल्टेज डिप्लोमेटिक ड्रामे में पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की अहम मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। ये देश लगातार दोनों पक्षों के संपर्क में हैं और तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन मध्यस्थों का भी साफ कहना है कि वक्त बहुत कम बचा है, क्योंकि सबसे बड़ा पेच फंसा है ईरान की शर्तों पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक मुद्दों पर किसी भी तरह की बड़ी रियायत देने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि बातचीत बार बार अटक रही है। सूत्रों का दावा है कि अगर बातचीत फेल होती है तो ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त हमला हो सकता है। ट्रंप के अल्टीमेटम और ईरान के पलटवार को लेकर खास मेहमानों से हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले कुछ अहम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दे देते हैं और बता देते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 48 घंटे में क्या ईरान के साथ डील हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप ने जो डेडलाइन है वो बढ़ा दी है। पहले याद होगा आपको 6 अप्रैल डेडलाइन थी। अब आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच 45 दिनों के सीज फायर की बातचीत लगातार जारी है, क्योंकि जो ट्रंप है, सवाल ये उठता है क्या उन्होंने डेडलाइन बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को मंगलवार तक का अल्टीमेटम दे दिया है। मतलब उसके बाद ये तय होगा कि क्या दोनों के बीच में बातचीत होगी या फिर कुछ बड़ा होगा। बातचीत में पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की होंगे शामिल मध्यस्थ की भूमिका में। अगले 48 घंटों में समझौते की संभावना कम लग रही है। अगर आप पैसे देखें तो समझौते की संभावना कम है। युद्ध और बढ़ने से रोकने का अंतिम प्रयास माना जा रहा है, मतलब और ये युद्ध भयानक ना हो उससे रोकने के लिए अंतिम प्रयास है ये। अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर बड़े हमले संभव हैं। मतलब अब तक तो जो हमले हो रहे हैं, आप देखिए अमेरिका खुलकर अपने सैनिकों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि अगर ये बातचीत नहीं हुई ढंग से तो फिर ये हमले और तेज हो सकते हैं। सोशल में ट्रंप ने लिखा है मंगलवार रात 8 बजे पूर्वी समय। अब देखिए ये अल्टीमेटम दे दिया गया है। ईरान में पावर प्लांट्स दिवस और ब्रिज दिवस दोनों एक साथ मनाए जाएंगे। तुम पागलों, होर्मुज खोल दो वरना नरक में रहोगे, बस देखते रहो। ये तमाम बातें ट्रंप ने लिखी हैं अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर। हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, ईरान को पुनर्निर्माण में 20 साल लगेंगे, ये बातें कही जा रही है ट्रंप की तरफ से। ईरान और अमेरिका के बीच ये पूरी स्थिति आपने समझी। अब देखिए बड़ी बात ये भी है कि क्या आने वाले समय में जो ईरान है वो ये समझ पाएगा। अब देखिए कंपैरिजन भी है, क्या ट्रंप की धमकी होर्मुज नहीं खुला तो पावर प्लांट ब्रिज उड़ा देंगे। ईरान कह रहा है इलाके में अमेरिका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर देंगे। अब देखिए जो होर्मुज पर जो बातचीत है वो कैसे आर पार स्थिति नजर आ रही है। समझौता नहीं हुआ तो ईरान को तबाह कर देंगे। अब ईरान क्या कह रहे हैं, खाड़ी देशों के तेल और पानी पर हमले करेंगे। मतलब जो बदलाव होगा वो खाड़ी देशों से फिर लेगा ईरान। होर्मुज नहीं खुला तो पावर प्लांट ब्रिज उड़ा देंगे, वो कह रहा है। ईरान कह रहा है अमेरिका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर देंगे इलाके में। तो ये ट्रंप की धमकी और ये ईरान का पलटवार जो है वो सामने आया है कुल मिलाकर अगर आप देखें। अब देखिए होर्मुज पर फंसे हैं क्यों ट्रंप। 22 मार्च को कह रहे हैं 48 घंटे में होर्मुज खोलो। 26 मार्च को कह रहे थे कि 5 दिन में होर्मुज को खोलो। 27 मार्च को कह रहे थे 10 दिन में होर्मुज खोलो। तो ये तारीख दर तारीख बदलती है और उनके सुर भी बदल जाते हैं। 4 अप्रैल को कह रहे हैं 48 घंटे में फिर होर्मुज खोलो। 5 अप्रैल को कह रहे हैं कि होर्मुज नहीं खुला तो पावर प्लांट उड़ा देंगे। 5 अप्रैल को ये कहा इन्होंने, कल का है, आपको याद होगा सोशल मीडिया ट्रूथ पर। और मंगलवार 8 बजे तक की डेडलाइन जो 6 अप्रैल को दे दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस पूरी स्थिति को देखें तो ये जो फाइनल अल्टीमेटम है वो लगातार होर्मुज को लेकर दिया जा रहा है। लेकिन एक वक्त तो ऐसा भी आया जब ट्रंप ने यह कहा कि हमें होर्मुज से कोई मतलब नहीं है, जिन देशों के जहाज फंसे हैं वो देखें अपना, वो निकालें, हमें इससे क्या, हमें कोई मतलब नहीं है। तो 45 दिन का सीजफायर है पहला फेज। दूसरा फेज क्या है, युद्ध का स्थायी अंत जो है वो, क्या ये ऑफर है ट्रंप का दिया हुआ। लेकिन ईरान कह रहा है भाई हमें लड़ाई सीजफायर से मतलब नहीं है, आप हमें ये आश्वासन दीजिए कि अब हम पर कोई हमला नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कीजिए, हमें कोई सीजफायर नहीं चाहिए। ईरान खुला कह रहा है, गारंटी चाहिए कि अब हम पर कोई हमला नहीं होगा इस तरीके का। तो होर्मुज और यूरेनियम जो मुद्दा है वो लगातार रहा है, अंतिम समझौते में ही संभव है। तो कुल मिलाकर जो पूरी परिस्थिति अगर आप उसको देखें और समझें तो जो मामला है, जो पेंच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब आसान है, युद्ध खत्म हो जाएगा और जो परिस्थितियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि मामला अभी फंसेगा। ऐसा लग रहा है कि अभी जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं होंगी, क्योंकि ईरान भी अपनी जिद पर है। भले ही नुकसान हो रहा हो, ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं हो रहा, अमेरिका को नहीं हो रहा, इजराइल को नहीं हो रहा,
नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं हो रहा है, नुकसान हर तरीके से। और इनफैक्ट अगर आप इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध से नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। तमाम देशों के आयात निर्यात सब कुछ पे फर्क पड़ रहा है। और मेरे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी सर, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है सर आपका। और निपुण आलम बयान जी भी मेरे साथ जुड़ गए, विदेशी मामलों जानकार हैं, बहुत स्वागत है आपका भी निपुण जी। और सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी सर, टीपी त्यागी सर। सर, ये जो पूरी परिस्थिति है, पहली बात तो ये कि ट्रंप ने ये मान लिया है कि वो ईरान को कब आंक रहे थे। दूसरी बात ये, अब जो कुछ भी हो रहा है सर, उसकी जो अब मियाद धीरे धीरे बढ़ रही है, तेल गैस तो हो गया खत्म, अब तो सर हर व्यापार पर हर तरीके से असर पड़ रहा है, भारत पर भी। अगर ये परिस्थितियां ठीक नहीं हुई तो आने वाला जो वक्त है वो तो बहुत ही ज्यादा परेशान कर सकता है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही है मैडम। देखो ऐसा है कि खाली तेल तेल हम चिल्ला रहे हैं, तेल तो एक कमोडिटी है। जो खतरा है वो पानी पर भी है, क्योंकि डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं। अरब कंट्रीज के अंदर खारा पानी होता है, वो समुंदर के पानी को डिसैलिनेशन प्लांट से मेम्ब्रेन के द्वारा या भाप को कंडेंस करके पीने लायक बनाते हैं, और खास तौर से कुवैत और कतर में। और अब जिस तरह के हमले हो रहे हैं, इनके जो बुशर न्यूक्लियर प्लांट है उस पर 4 हमले हो चुके हैं। और अगर उसमें, और एक तो बिल्कुल उसकी लेबोरेटरी में हुआ है, यानी कि अगर वहां से रेडिएशन फैलता है तो वो पर्शियन गल्फ के किनारे स्थित है, तो पर्शियन गल्फ का पानी भी कंटेमिनेटेड हो जाएगा, यानी कि पूरी अरब कंट्रीज तो तबाह होंगी होंगी। पर्शियन गल्फ का पानी जिसे वो पीते थे वो भी तबाह हो जाएगा। अच्छा, हीलियम गैस भी वहां से आती है। हीलियम गैस का मतलब ये है कि जो आप अस्पतालों के अंदर एमआरआई वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या जो चिप्स बनाई जाती हैं, उसमें हीलियम गैस की जरूरत पड़ती है, वो भी रुक गई है। फर्टिलाइजर भी रुक गए है 30%। अब फर्टिलाइजर रुक गए तो आप समझ सकते हैं कि वो उनका असर किसानों पे, किसानों का असर खाद्यान्न पे, खाद्यान्न का असर हमारे घरों में रसोई के ऊपर। तो और इतना ही नहीं, ये खतरा भी बराबर बना हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हॉर्मोज में या उस एरिया में जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं, हमारी कम्युनिकेशन केबल्स हैं, गैस पाइपलाइन है, उनको भी काटा जा सकता है। अच्छा, इतना ही होता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, अब ये कह रहे हैं वहां के पार्लियामेंट के स्पीकर ईरान के कि अब तो बाबल अंडे मंडे भी वल्नरेबल हो चुका है। यानी सऊदी अरबिया ने जो एक पाइपलाइन बिछाई थी 1200 किलोमीटर की, जो वहां से रेड सी से होते हुए जाती थी, उसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी बनाई थी, उस पर भी खतरा अपना रहा है। और ये जो अल्टरनेटिव है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आधे के ही बराबर है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 करोड़ बैरल निकलते हैं और यहाँ से करीब 90 लाख बैरल निकलते हैं, वो उन पे भी खतरा बन रहा है। तो ये तो एक पार्ट हुआ कि भाई इसका डेंजर जो है, इसका प्रभाव जो है, कुप्रभाव, वो केवल मिडिल ईस्ट पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर पड़ रहा है। अब दूसरी बात, अमेरिका ने दिया, अमेरिका ने कोई नई डेडलाइन नहीं दी है। अमेरिका ने पहले कहा था 48 घंटे, फिर कहा था 5 दिन, फिर कहा था 10 दिन। 2-3 दिन पहले रिमाइंड कराया कि आपको याद होगा मैंने 10 दिन कहा था, अब उसमें 48 घंटे शेष बचे हैं। अब उन्होंने टाइम भी सेट कर दिया है कि मंगलवार को रात के 8 बजे के बाद हम हमले शुरू कर देंगे। कहाँ करेंगे? हम तुम्हारे पावर प्लांट्स पे करेंगे और तुम्हारे ब्रिजेस पे करेंगे। एक ब्रिज को पहले ही तबाह कर चुके हैं वो, जो उनका B1 ब्रिज था, जो मिडिल ईस्ट में सबसे ऊंचा ब्रिज और 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा, जो उनकी सप्लाई लाइन और डिफेंस प्रोडक्ट्स को ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता था। अब अगर उन्होंने ऐसा किया तो अब आप इमेजिन कीजिए कि ईरान की क्या हालत होगी। 1-1.25 महीने से वहां पे इंटरनेट बंद है, वहां पानी की कमी से पहले ही जूझ रहा था, इकोनॉमी उसकी पहले से ही खराब थी। यही अब तो अगर सर सवाल है टीपी त्यागी सर, जी, यही तो बात है। मतलब हम इतना पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या ये बात जो ईरान की जो रिजीम है, जो अभी फिलहाल संभाल रही है, क्या उनको ये नहीं समझ में आ रहा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मैं आती हूँ सर आपके पास, निपुण जी के पास भी एक बार मैं आना चाहती हूँ। निपुण जी, ये जो पूरी परिस्थिति है, ट्रंप की सनक, ईरान की जिद,
ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है जो बहुत मुश्किलें होगा। तेल, गैस, सारे उद्योग, आयात निर्यात, सब कुछ तो फंसता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ये दुनिया को किस मुहाने पर ले जाने की कोशिश है। और कहा यह जा रहा है कि चलिए बातचीत होगी, लेकिन उस बातचीत में होगा क्या? बातचीत से तो पहले ही अमेरिका जाकर हमले कर देता है, खमेनेई को मार देता है। जब जब बातचीत होती है बड़ा हमला कर देता है अमेरिका जाकर। जी देखिए, क्या है कि अमेरिका और ईरान की जो ये विवाद है या जो ये चल रहा है, दोनों जो वोर चल रहा है, ये वोर है पुराना। इस बार हाइप पर गया है और आमने सामने नेक टू नेक या हेड टू हेड ये दोनों एक दूसरे के सामने हुए हैं। अमेरिका ये जानता है कि ईरान अपने दौर के सबसे नाजुक दौर में है, लेकिन ईरान को जो बैकएंड सपोर्ट मिल रहा है वो रशिया, चाइना के द्वारा मिल रहा है। इसीलिए ईरान अभी तक टिका हुआ है। अगर ईरान को ये सपोर्ट ना मिला होता तो निश्चित रूप से ईरान इतना लंबा यहाँ पे टिक ना पाता। अमेरिका को ये है कि अगर इस वॉर में अमेरिका पीछे हटता है बगैर विक्ट्री लिए, तो जो डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड टेन्योर है उसमें जो स्टार्टिंग से उन्होंने जो स्टैंड लिए हैं वो सारे के सारे स्टैंड जीरो हो जाएंगे। अगर यहाँ पर ये हो गया कि अमेरिका पीछे हट गया, अमेरिका लड़ाई आगे नहीं बढ़ाया, ऑलरेडी आप जानते हैं अमेरिका की अच्छी खासी फजीयत हो रही है। आप सोचिए, उनके ट्राउट अमेरिका गिरा दिए जा रहे हैं, अमेरिका के हेलीकॉप्टर गिरा दिए जा रहे हैं, पायलट गायब है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा आप होमस को खुलवा नहीं पा रहे हैं, नाटो के कंट्री आपके साथ नहीं है, इसके अलावा इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अपनी फोर्सेस भेजने को तैयार नहीं है। तो इससे बुरा दौर अमेरिका के लिए और क्या हो सकता है। और अमेरिका इसमें भी अगर विक्ट्री हासिल करे बगैर या एक ऐसा पंच दिए बगैर पीछे हट जाता है तो अमेरिका की इस मुहिम का मतलब क्या हुआ। और करीब 45-40 बिलियन ऑलरेडी अमेरिका के खर्च हो चुके हैं। तो एक कहावत कही जाती है ना कि हाथ लगा कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। वो काम अमेरिका के लिए हो जाएगा। तो अमेरिका के लिए तो ये एक कहते हैं ना, ईरान के लिए तो ये पूरी जद्दोजहद है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए है, अमेरिका के लिए अपने रेपुटेशन को बचाए रखने के लिए है। तो मामला जो है वो दोनों पक्षों की ओर से कुछ सिचुएशन चला गया है कि एक देश ये सोच रहा है कि अगर हम हार गए या हम पीछे हट गए तो फिर तो पूरा का पूरा हमारा जो एक हमने लेगेसी बनाई है वो समाप्त हो जाएगी। और रशिया, चीन को लगता है कि अगर ईरान का किला गिरता है तो वेस्ट एशिया में हमारा कोई भी एंट्री या गेट पास नहीं रहेगा। तो हर देश के अपने अपने इंटरेस्ट है, उसमें उलझे हुए हैं। उसका कोई सोल्यूशन निकलने का दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो सोल्यूशन निकालने की बातें हो भी रही हैं वो उतनी स्थायी और उतनी परमानेंट हो नहीं पा रही जितनी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस बात की गारंटी नहीं है कि अमेरिका दोबारा अटैक नहीं करेगा। आज भले अमेरिका कह दे कि मैं ठीक है, ये है, वो है, लेकिन अमेरिका दोबारा अटैक ना करे इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। ये एक बड़ी विडंबना इस पूरे वॉर की है, ये हमको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये बात तो बहुत अहम है। टीपी त्यागी सर, अब अमेरिका और ट्रंप की क्या भरोसा किया जाए? जो ट्रंप सुबह कहते हैं कुछ, शाम में कहते हैं कुछ, सुबह फिर अलग बयान होता है। मतलब मुझे लगता है कि उन्हें याद भी नहीं होता कि शायद वो क्या कहते हैं। जो बातें वो ट्रूथ सोशल पर लिखते हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या लगता है आपको कि ये जो पूरा सर्कमस्टेंसेस है, कुछ बातचीत हो भी पाएगी सर? और क्या बातचीत के जरिए ये मसला आपको सुलझता हुआ नजर आ रहा है इस युद्ध का? क्योंकि इजराइल के लिए तो ये मौका चौके मारने जैसा है। जो नेतन्याहू ने 30 साल पहले जो सोचा था वो उनको लग रहा है कि अब ये एकदम कंप्लीट हो सकता है इस मोमेंट पे। जी बिल्कुल, इस युद्ध में दो कोई फायदा हो सकता है, या तो इजराइल या रशिया। रशिया को पैसे का और इजराइल को ताकत का, क्योंकि फिर मिडिल ईस्ट के अंदर कोई कंट्री उसके सामने खड़ी ही नहीं हो पाएगी। पर अभी एक बात ये देखिए आप कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तो आवाजें उठने लगी है कि सेक्शन 45 अमेंडमेंट जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंतर्गत प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है और वाइस प्रेसिडेंट को यानी कि वेंस को वहां पे बनाया जा सकता है। इतना हो गया है। लेकिन क्या कोई प्रेसिडेंट ऐसा होने देगा? तो इसलिए चूंकि नहीं होने देगा, इसलिए उसके जो भी फ्लक्चुएटिंग स्टेटमेंट्स हैं उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको हमें पकड़ना होगा, और वो ये है कि मैं अब अटैक करूंगा। अटैक करूंगा मतलब कि मैं ईरान के
पावर प्लांट्स के ऊपर, उसके ब्रिजेस के ऊपर अटैक करूंगा। अब आगे अटैक करने में उसको एक प्लस पॉइंट है। देखिए सुनिए, अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं सबको मालूम है कि ईरान डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल पहले से बोलता रहा है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई, वो कागजी काम करते रहे। जैसे जिमी कार्टर ने क्या किया, मैंने ईरान के $8 बिलियन के एसेट्स को फ्रीज कर दिया। रोनाल्ड रेगन ने क्या किया, उसने कहा जी मैंने दूसरे देशों को जो उसे हथियार देते थे उन पर मामूली सैंक्शन लगा दिए। बिल क्लिंटन ने क्या किया, उसने कहा जी मैंने जो हमारी कंपनी ट्रेड करती थी ईरान पे उसको रोक दिया। जॉर्ज बुश ने क्या किया, उसने कहा जी मैंने तो ईरान को एक्सिस ऑफ इविल कह दिया। लेकिन जो कुछ किया वो ट्रंप ने किया। पहले टेन्योर के अंदर उन्होंने उनके आईआरजीसी के कुछ फोर्स के कमांडर सुलेमानी को मारा और अब उन्होंने अटैक किया। यानी कि ये अकेला एक ऐसा प्रेसिडेंट है जिसने अपने पुराने सारे प्रेसिडेंट सोचते ही रहे और इसने एक्शन लिया। इसको भी तो अमेरिका के लोग सोचेंगे। और दूसरी बात, एक सॉल्यूशन की बात जो आपने कही, मैं एक सॉल्यूशन देता हूँ, थोड़ा माफ करना अगर किसी को कंपेटेबल ना हो। मेरा ये कहना है कि टर्की हो, इजिप्ट हो, पाकिस्तान हो, सऊदी अरबिया हो, इनके फॉरेन मिनिस्टर आए, मिल गए, लेकिन वो जो कुछ भी कहेंगे उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान का जो इतिहास है वो धोखे से, षड्यंत्र से, चंदे के ऊपर चलने वाला ये आतंक थे, इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। यानी कि इन 4 देशों के ग्रुप में अगर कमी है तो क्रेडिबिलिटी की है। ऐसा कौन सा देश है जिसमें क्रेडिबिलिटी एक्सिस में है? वो इंडिया है, क्योंकि उसकी स्वीकार्यता इजराइल में भी है, ईरान में भी है, अमेरिका में भी है। अब अगर हिंदुस्तान सुमोटो मतलब खुद स्वेच्छा से खुद होके इन 4 के साथ मिले और ये कहे कि हाँ साहब हम पीस प्रोसेस में जुड़ते हैं, तो उसके जुड़ने की वजह से जिस चीज की कमी थी क्रेडिबिलिटी की, वो पूरी हो जाएगी। मगर हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग कहने लगेंगे अरे पाकिस्तान के इनिशिएटिव को हिंदुस्तान क्यों सपोर्ट करे। मेरा इतना सा आर्गुमेंट है कि भाई अगर दुश्मन को भी थोड़ी बहुत क्रेडिट मिलती है तो मिलने दीजिए। एक पहाड़ में से अगर एक आध बोल्डर टूट के नीचे गिर जाए तो पहाड़ का कद कम नहीं हो जाता। हिंदुस्तान तो एक पहाड़ की तरह है। ये महत्वपूर्ण बात कही है सर आपने। मेरी तरफ से ये महत्वपूर्ण बात, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो टीपी त्यागी सर अभी इस वक्त में यही है कि ये युद्ध रुके। निपुण जी कहीं ना कहीं क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अभी प्रायोरिटी तो यही है कि इस युद्ध को रुकना चाहिए, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं हो रहा। इजराइल भले ही अपनी मन की पूरी कर रहा हो, लेकिन इससे भला किसी का नहीं हो रहा। और जो खास करके जापान और ये जो भारत जैसे हम जैसे देश हैं, अभी तो सर सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर खाने जो है अब परिस्थितियां बदलेंगी। अभी भी अगर ये युद्ध सही हो गया तो भी संभलने में 10 महीने 8-10 महीने का वक्त लगेगा, एक रिपोर्ट ये भी कहती है। देखिए एक्चुअली खुशबू जी क्या है कि इस वॉर को रुकने में भला तो है, और भला है त्यागी जी जानते भी हैं। सबसे ज्यादा भला इसमें जो है वो रशिया का और चीन का हो रहा है। आप देखिए रशिया की जितनी नुकसान हुए थे रशिया यूक्रेन और रशिया वॉर में, उसकी उसने लगभग भरपाई कर ली इस वॉर के माध्यम से। और दूसरा, अभी मैं 3-4 दिन पहले अमेरिका के एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो अपने 40% मिसाइल्स को यूज कर चुका है अमेरिका। अब 40% मिसाइल को अगर दोबारा बनाएगा 4-5 साल लग जाएंगे। हाँ। और 4-5 साल लगने के लिए उसको रेयर मिनरल्स चाहिए, वो मिलेंगे चीन से। तो आप सोचिए यानी कि अमेरिका स्टैटिस्टिकल जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। ये दोनों देशों के लिए लाभकारी है। रही बात हमारी और हम बात करें और देशों की, निश्चित रूप से हमारे लिए नुकसानदायक है। हालांकि भारत पे अभी इसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारे आसपास के जितने ये छोटे छोटे देशों को आप देखेंगी, इनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत वीक हो गई हैं। जैसा आपने जापान का नाम लिया, ऑस्ट्रेलिया का लिया, उनको भी काफी झटका लगा है। निश्चित रूप से हम सभी देशों के लिए या पूरे विश्व समुदाय के लिए शांति स्थापना होना ही एक बेटर है और होनी भी चाहिए। लेकिन नैतिकता दम तोड़ देती है जब विदेश नीति में राष्ट्रीय हित आते हैं। अब यहाँ पर इजराइल अपना मोटिव देख रहा है। इजराइल को ये लगता है कि अगर अभी ईरान को हमने छोड़ दिया या ईरान को हम नहीं कर पाए तो ईरान इजराइल पर 2-4 साल बाद बहुत बड़े हमले करेगा। हो सकता है कि 7 अक्टूबर 2023 जैसे हमले फिर दोबारा से इजराइल के ऊपर हो, क्योंकि ईरान तो छोड़ेगा नहीं और ईरान को तो खूब बर्बाद हुआ है। तो उस बर्बादी में उसको एक अच्छी खासी अपनी रिवोल्यूशनरी जो गार्ड्स की फोर्स उनकी है उसको और स्ट्रेंथ करने का मौका मिलेगा।
तो हमारे कहने से या औरों के दबाव से एक अलग प्रभाव पड़ता है। बात है कि जो मेन प्लेयर है और मेन प्लेयर जो हमको बिल्कुल, लगता है कहीं ना इजराइल कहीं अब ईरान, देखना ये भी होगा कि इस पूरी परिस्थिति के बीच आखिरकार क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी सर, आपका भी, निपुण जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर जो परिस्थिति है उसमें कहा यह जा रहा है कि बातचीत कर सकते